ओके, तो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ से 4 वीक्स ट्रेनिंग रहेगी, इसमें 2 डेज इन अ वीक रहेगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे, 1 आवर डेली एंड 8 to 10 आवर्स। उसके बाद फर्स्ट वीक में ये सारी चीज़ें कवर होंगी, क्लाउड ओवरव्यू, एजयोर सब्सक्रिप्शन, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेमाइसिस एंड क्लाउड, ETL, एजयोर पोर्टल ओवरव्यू, ADF ओवरव्यू, एजयोर डेटा इंजीनियरिंग ओवरव्यू। Second week में we are going to discuss about data factory components, data connectors, storage overview, data factory activities. Third week में again there are multiple data factory activities, so remaining रह जाएंगी वो हम third week में cover करेंगे। And integration, runtime, dynamic pipeline monitoring. फोर्थ वीक में हम Azure Databricks overview, Synapse overview, data factory scheduling एंड पाइपलाइन ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डेटाब्रिक्स और स्नैप्स का ओवरव्यू होगा, मेनली जो फोकस होगा डेटा फैक्ट्री पे प्रैक्टिकली होगा। यस, इट वुड बी इन हिंदी ओनली। ओके, so now let's start with the cloud overview. Okay, so what exactly is cloud? So cloud बेसिकली हम यूज करते हुए आ रहे हैं बहुत पहले से। बहुत पहले से कहने का मतलब ये है कि आप अपना जीमेल यूज कर रहे हो, तो जीमेल में आपका जो डेटा है, आपके जो मेल है, जो आपका बेसिकली वीडियो या जो भी कुछ गूगल ड्राइव पे स्टोर हो रहा है, तो वो क्या है, आपका क्लाउड पे स्टोर हो रहा है डेटा। क्लाउड का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगह स्टोर हो रहा है जो आप देख नहीं पा रहे। बेसिकली जीमेल गूगल के सर्वर पे, या एज्योर के सर्वर पर, जो हम एज्योर अभी करने वाले हैं, एंड AWS के सर्वर पर। तो क्लाउड की थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के सर्वर पे डेटा स्टोर हो रहा है। ओके, so cloud refers to the server that are accessed over the internet, software and databases that run on those servers. Why using cloud computing, user and companies don't have to manage physical servers themselves or run software application on their own machines. तो जनरली होता, अभी अगर हम ऑन प्रेमाइसिस की बात करें, तो अभी तक हम ऑन प्रेमाइसिस यूज कर रहे थे क्लाउड से पहले। ऑन प्रेमाइसिस का क्या मतलब हुआ? ऑन प्रेमाइसिस का मतलब हुआ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर रूम है, वहां पर सारे सर्वर्स रखे हुए हैं। ओके, सर्वर्स मतलब आपके सीपीयूज रखे हुए हैं। ओके, उन सीपीयू में हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग जितनी भी नीड है, जो भी कंपनी का साइट है उसके हिसाब से आपका डेटा स्टोर हो रहा है। ओके, तो ऑन प्रेमाइसिस में क्या होगा, आपका सीपीयू सर्वर्स सर्वर रूम में रखे हैं, उसके बाद आपकी एक नेटवर्किंग टीम होगी। ओके, आपकी आईटी कॉन्फ़िग टीम होगी। तो ये सारी चीजें ऑन प्रेमाइसिस में इंटरनली मैनेज होती है। क्लाउड में क्या है, क्लाउड में आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड में अगर जो है बेसिकली वी हैव जो कॉमन क्लाउड से अभी गूगल क्लाउड, AWS, एज्योर एंड ओरेकल, तो ये 4 कॉमन क्लाउड वेंडर्स है एंड मोस्टली एज्योर एंड AWS यूज हो रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि एज्योर अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको सीपीयू, सर्वर, नेटवर्किंग टीम, ये सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सर्वर रूम है, जो आपके सर्वर्स हैं, ये कहाँ पर मैनेज होंगे? क्लाउड पे। मतलब आप अपने डेटा को इंटरनेट पे एक्सेस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पोर्टल। यदि आप एज्योर यूज कर रहे हो तो एज्योर पोर्टल, एंड गूगल यूज कर रहे हो तो गूगल पोर्टल लाइक दिस, एंड अमेजोन यूज कर रहे हो तो AWS पोर्टल की हेल्प से। ओके, सो इन द सिंपल
terms cloud computer means storing and accessing data and programs over the internet instead of your computer's hard drive. तो ऑन प्रेमाइसिस में क्या होता था, आपके लोकल प्लेस पे कंप्यूटर पे बेसिकली आपके जो सर्वर्स है वहां पे डेटा स्टोर है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी क्लाउड पे डेटा स्टोर है, तो आप अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट। क्लाउड इज ऑल्सो नॉट हैविंग ए डेडिकेटेड नेटवर्क हार्डवेयर और सर्वर इन रेजिडेंस। Okay, cloud computing is a method for delivering information technology services in which resources are retrieved from the internet through web-based tools and applications. तो इसमें कहने का वही मतलब है जो अभी हमने डिस्कस किया कि क्लाउड में आप बेसिकली अपना सारी चीजें जो मैनेज कर रहे हो वो डिफरेंट क्लाउड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पे कर रहे हो, एंड आप अपना एक्सेस या फिर आप अपना जो भी आपको सर्विस एक्सेस करनी है वो डायरेक्ट आप इंटरनेट पे कर सकते हो। Okay. Now, what are the common reason to use the cloud? Common reasons क्या है यूज अगर हम क्लाउड यूज करते हैं? तो डेटा प्रोटेक्शन, रेगुलेटरी compliance, scalability and flexibility, cost efficiency, access to data anytime anywhere, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपको क्लाउड आप यूज कर रहे हो एंड यू आर नॉट अवेयर कितना आपका स्टोरेज है किसी एप्लीकेशन के लिए, तो आपको यू डोंट नीड टू बाई एंड केयर अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर एप्लीकेशन, यू नो कि आपको अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने पे कंसंट्रेट करना है। अगर आप क्लाउड ले रहे हो तो आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज है। क्लाउड प्रोवाइडर ऑन डिमांड आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको नीड नहीं है कि आप बार बार जाके सर्वर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज करो। क्लाउड प्रोवाइडर अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक्सेस टू डेटा एनी टाइम एनीवेयर, आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। अब इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए एक्चुअल में जब आपके पास आप ऑन प्रेमाइसिस यूज करते हो तो यू कैन नॉट टेक मल्टीपल बैकअप। आपने मान के चलो एक सर्वर पे आपका डेटा है, आपने एक और बैकअप ले लिया, बट जब आप क्लाउड यूज करते हो तो क्लाउड में आप जो डेटा है पहले तो आप एनी टाइम एनीवेयर इसलिए एक्सेस करते हो सिर्फ इंटरनेट पे, तो आपको वो डेटा कहीं पे भी, अगर आप इंडिया का बंदा यूएस में बैठा है तो वहां से भी या कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकता है अगर क्लाउड यूज कर रहे हैं तो। ओके, उसके बाद जो डेटा रेप्लिकेशन होता है क्लाउड का, मतलब लेट्स से आपकी, अगर मैं डेटाबेस टर्म की बात करूं, आपकी कोई एम्प्लॉय टेबल है सिंपल, ओके, तो वो अगर किसी सर्वर पे इंस्टॉल है, सर्वर को मैं बोलूंगा यहाँ पे डेटा सेंटर्स। ओके, डेटा सेंटर में क्या होता है, आपके सर्वर्स होते हैं डेटा सेंटर के अंदर, डिफरेंट सर्वर्स। तो इसमें क्या होगा, आपका जो डेटा का रेप्लिका होगा, जो एम्प्लॉय टेबल है वो एक जगह स्टोर नहीं होगी, वो आप एज्यूम कर सकते हो S1 S2 S3 एंड S4। मतलब ये जो आपकी टेबल होगी मल्टीपल जगह इसका रेप्लिका होगा। अगर इन केस सर्वर वन फेल होता है किसी भी रीजन से तो आपको डेटा रिट्राइव होगा S2 से, S2 फेल होता है तो डेटा रिट्राइव होगा S3 से। तो आपके पास आप एक तो एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, और एक आपकी जो डाउन टाइम होगा या फिर मतलब जनरली हम जब ऑन प्रेमाइसिस यूज करते हैं कभी कभी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं तो वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, आपका डेटा रिट्राइव हो सकता है सिंस आपके पास मल्टीपल बैकअप है। ओके, कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ, कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये सर्वर है या आप जब भी डेटा एक्सेस कर रहे हो, जो आपको डेटा एक्सेस करना है ओके अपनी एप्लीकेशन से, आपको उतना ही पे करना है, पे एज यू यूज, जितना आप यूज कर रहे हो। तो क्लाउड पे आपके पास ऑटो स्केल का ऑप्शन होता है, तो ऑटो स्केल से जब जिस टाइम पे जितना कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से सेट हो जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बहुत सारे रिसोर्सेस अरेंज करने की जरूरत है।
आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। जनरली हम एक एग्जांपल लें फ्लिपकार्ट का या अमेजन का, तो अगर कोई फेस्टिवल होता है तो उस समय सेल्स ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो सर्वर पे बहुत लोड आ जाता है, बट वो एवरी टाइम नहीं रहता। तो इसके लिए उनको अलग से सब चीजें रिसोर्सेज खरीद के और मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऑन प्रीमाइसेस होता तो उस हिसाब से रिसोर्सेज पहले से अरेंज करने की जरूरत होती। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम उस हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं अपने क्लाउड में, उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ऑटो स्केल कर सकते हैं। जब भी हमको ज्यादा रिक्वायर्ड हो तो वो ऑटो स्केल होके अपने आप आपका जो डेटा की एक्सेस है वो भी नॉर्मल रहेगी, मतलब फास्ट होगी। एंड प्लस आपको उस समय ज्यादा पे करना होगा जब आपका वेबसाइट या जो भी एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा। तो ये है कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब। आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है एवरी टाइम ऑल द थिंग्स। ओके, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इसी का पार्ट हो गया एक तरह से, कि आपका जब डेटा का लोड बढ़ रहा है, मतलब सपोज आज वैसे नॉर्मल 1 लाख यूजर एक्सेस करते हैं किसी साइट को, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट को, बट फेस्टिवल पे 10 लाख या 20 लाख कर रहे हैं। बट हमको स्केलेबिलिटी देनी है उस तरह की कि जब ज्यादा यूजर एक्सेस करें तो वो उसी के अकॉर्डिंग साइट रिट्राइव हो बहुत ज्यादा, वो टाइम नहीं ले। तो ये फ्लेक्सिबल भी हो गया, स्केलेबिलिटी भी हो गया। तो उस हिसाब से आपके जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं वो ऑटो स्केल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा साइट को एक्सेस करने में। एंड वो फ्लेक्सिबल इसलिए हो गया कि जब हमको जरूरत हो ज्यादा साइज रिसोर्स को ज्यादा इंक्रीज करने की तो रिसोर्स इंक्रीज हो सकते हैं, एंड डिक्रीज करने की जरूरत हो तो रिसोर्स डिक्रीज हो सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा सिक्योरिटी के भी बहुत बेटर ऑप्शंस रहते हैं अगर हम क्लाउड को यूज करते हैं। सो दीज आर द कॉमन रीजंस। इसी के लिए मोस्टली 70-80% कंपनी ऑलरेडी माइग्रेट कर चुकी हैं क्लाउड पे, एंड रिमेनिंग कंपनीज भी स्लोली स्लोली माइग्रेट कर रही हैं। ओके, नाउ let's talk about type of models in cloud. So we have different type of model: infrastructure as a service, platform as a service, SaaS software as a service. तो एक्चुअल में जस्ट ये क्लाउड का ओवरव्यू है, आपको ये चीजें पता होंगी तो ये इंटरव्यू में काम भी आ सकती हैं। बाकी हम एज ए पार्ट ऑफ दिस क्लास एजोर डेटा फैक्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रैक्टिकली। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है जब एक्चुअल में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, तो वो क्या कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में। बेसिकली वो हार्डवेयर और जो भी रिसोर्सेस हैं वो क्लाउड से परचेज करके ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क में रख सकते हैं, मैनेज उनकी आईटी टीम करेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बेस्ट है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होगा, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये क्या करेंगे, जो रिसोर्सेस है उसको परचेज कर लेंगे और इनके ऑन प्रेमाइसिस पर ही वो रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। रिसोर्सेस में सर्वर्स, हम्म, और स्टोर, बेसिकली सर्वर में ही हमारा स्टोरेज हो जाता है। एंड दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है, रिसोर्सेस सारे परचेज कर लेते हैं, बट ऑन प्रेमाइसिस उन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की खुद की आईटी टीम होती है, वो मैनेज करती है पूरा नेटवर्किंग एंड सर्वर्स इनको। तो ये होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसमें थर्ड पार्टी वेंडर से जस्ट ये सर्वर्स एंड स्टोरेज खरीद लेते हैं।
ओके, एंड मैनेज खुद करते हैं। एक होता है हमारा, सेकंड होता है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस अलाउ करता है आउटसोर्सिंग ऑफ हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट विच इंक्लूड डेटाबेस इंटीग्रेशन लेयर रन टाइम एंड मोर। तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब हुआ, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या करता है, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेता है। जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उसको बेसिकली आउटसोर्स कर लेगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाउड की थर्ड पार्टी वेंडर के हिसाब से नहीं। थर्ड पार्टी वेंडर यहाँ पे कौन हो गया, थर्ड पार्टी वेंडर हो गया आपका AWS, एज्योर। सिंस अभी हम एज्योर की बात कर रहे हैं तो एज्योर आपका थर्ड पार्टी वेंडर हो गया। तो पास क्या करता है कि ये दोनों चीजें आउटसोर्स कर लेता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड उसके बाद एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग डेवलप करता है। ओके, नाउ सास। तो पास और सास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट सास क्या करता है, सास में आपको पूरा एप्लीकेशन आपकी इनबिल्ट होती है, उस एप्लीकेशन पे काम करता है। मतलब इसमें क्या होता है, पूरी जो डिपेंडेंसी होती है वो क्लाउड पर ही होती है। मतलब आपको आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो क्लाउड पे ही मैनेज हो रही है, आपका इसमें इतना इंटरफेयर नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उनके लिए यूज होता है जो पूरा ही क्लाउड पे डिपेंड हो। ओके, तो पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें क्लाउड ही मैनेज करती है। प्लस ये जो होता है वो क्लाउड के पब्लिक नेटवर्क में होता है, और पास जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क में होता है। और इसमें अपन चेंजेस कर सकते, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं, बट इसमें क्लाउड के अकॉर्डिंग है। तो ये होता है जनरली तीन जो क्लाउड के मॉडल्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट क्लाउड। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के क्लाउड हैं ये, मैं दो ही बोलूंगा बेसिकली, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। जो तीसरा है वो हाइब्रिड। तो हाइब्रिड मैं इसलिए बोल रहा था दो, क्योंकि हाइब्रिड जो है वो कॉम्बिनेशन है प्राइवेट एंड पब्लिक का। ओके, तो ये डिप्लॉयमेंट क्लाउड है वो तीन तरह के मॉडल हैं, या तो कोई प्राइवेट यूज करेगा, या कोई पब्लिक यूज करेगा, या हाइब्रिड यूज करेगा। अब प्राइवेट का क्या मतलब हुआ, प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि जैसे एज्योर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, बट अगर कोई प्राइवेट क्लाउड यूज करेगा तो वो जो होगा वो शेयर्ड नहीं होगा, प्राइवेटली स्पेसिफिक। लेट्स से वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से वी हैव ABC ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें, तो अगर प्राइवेट क्लाउड ए ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है तो वो केवल ए के लिए होगा, बी एंड सी उस क्लाउड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उस स्पेसिफिक सर्वर को या डेटा सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, अब पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड होता है शेयर्ड क्लाउड। मतलब उसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसमें ABC तीनों लोग एक्सेस कर सकते हैं, तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्राइवेट क्लाउड के चार्जेस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये प्राइवेट है एंड एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर रहा है। ओके, अब हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉम्बिनेशन। अब कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ डेटा इतना सिक्योर कि कोई कंपनी चाहती है इस डेटा को उन्हें सिक्योर करना है बहुत अच्छे लेवल पे, तो उस समय वो क्या करते हैं, मतलब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो उसके लिए वो प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं, एंड रिमेनिंग जो डेटा है उसके लिए वो पब्लिक क्लाउड यूज कर सकते हैं। तो हाइब्रिड, ऐसा जरूरी नहीं है जो ए ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट भी क्लाउड यूज करेगा, हो सकता है ए ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डेटा हैं, D1 D2। ओके, एंड लेट्स से D1 जो है वो सेट ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा है, तो उसके लिए वो प्राइवेट क्लाउड यूज कर सकता है, एंड D2 के लिए पब्लिक क्लाउड यूज कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वो कर सकता है। तो अगर कोई दोनों यूज कर रहा है तो वो हो गया हाइब्रिड, अगर कोई प्राइवेट यूज कर रहा है तो वो प्राइवेट क्लाउड, अदरवाइज पब्लिक क्लाउड। ओके, तो
ये तो था हाई लेवल क्लाउड का ओवरव्यू। एंड अभी जनरली हमने एक टर्म सुना डेटा सेंटर्स। तो डेटा सेंटर्स क्या होता है? तो डेटा सेंटर्स जनरली क्या होते हैं कि जहाँ पे आपके सर्वर, जैसे आपके ऑन प्रेमाइसिस में अलग से सर्वर रूम होता है, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, एक एक बहुत मतलब अलग अलग स्पेसेस होते हैं जो कंपनी परचेज कर लेती हैं। ओके, तो कंपनी लैंड परचेज कर लेती है, उस लैंड पर वो अपने अकॉर्डिंग अपना डेटा सेंटर बनाती हैं एंड वहाँ पे डिफरेंट सर्वर्स कंपनीज रखती हैं। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट प्लेसेस पे ये डेटा सेंटर्स खरीदेंगे। तो क्योंकि जो डेटा है जो हमको ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना है एंड वी कैन एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप डेटा एक्सेस करते हो तो आपके जो नियर बाई डेटा सेंटर होता है उससे आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। इसलिए वी हैव डिफरेंट डेटा सेंटर्स इन ऑन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन। सो वी हैव लेट्स से इंडिया में बॉम्बे में, नोएडा में, एंड यूएस में डिफरेंट प्लेसेस प्लेसेस पे। तो एजियो के मोर देन 100 डेटा सेंटर्स हैं। सिमिलरली अदर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के। तो ये तो हो गया अबाउट द डेटा सेंटर्स। ओके, अब जो हमने टर्म्स थी कुछ स्केलेबिलिटी, उसके बारे में हम स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड पे एज यू गो के बारे में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मेन जो है पे एज यू गो और एज यू यूज, मतलब जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही पे करना है आपको। जितना आप कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं एट ए टाइम उतना ही आपको उतना ही आपको पे करना है। तो दे आर डिफरेंट ऑप्शंस। जब आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तब आप अपनी सर्विस पॉज कर सकते हो या फिर ऑटो स्केल कर सकते हो। तो दे आर डिफरेंट ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंगली जितना आपका यूज हो रहा होगा आप उतना कर सकते हो। ओके, आपका होता है स्टोरेज। अब स्टोरेज में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। स्टोरेज में ऐसा होता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टोरेज होते हैं। लेट्स से S1 अभी हम कंसीडर कर लेते हैं, S1 S2। ओके, ये और भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, S1 S2 S3। आई एम जस्ट गिविंग एक रफ एग्जांपल। तो आपको स्टोरेज का भी अलग से पे करना होता है। तो जो आपका इम्पोर्टेंट डेटा है वो आप S1 में रख सकते हो। तो S1 जो है उसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा होंगे। जो आपका हिस्टोरिकल डेटा है, ओके, उसको आप S2 में रख सकते हो। आप S2 के चार्जेस थोड़े से कम होंगे, जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करना। अब चार्जेस कम और ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि S1 में जो आपका डेटा है उसका बैकअप और जो उसका रेप्लिकेशन है वो मल्टीपल सर्वर्स पे होगा S2 के कंपेरिजन में। इसलिए S2 में आपका ये चार्जेस कम होंगे। ओके, नाउ कमिंग into the Azure Data Factory overview. Now let's discuss about the Azure Data Factory overview. बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑन प्रेमाइसिस vs क्लाउड। ओके, सो ऑन प्रेमाइसिस vs क्लाउड में बेसिकली क्या डिफरेंस है? अगर हम डेटा, सिंस हम डेटा इंजीनियर और डेटा फैक्ट्री के टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनरली जब हम पहले यूज करते थे डेटा वेयर हाउस, तो उस समय क्या होता था, जो अमाउंट ऑफ डेटा है और जो टाइप ऑफ डेटा है, अमाउंट ऑफ डेटा एंड टाइप ऑफ डेटा, तो अमाउंट ऑफ डेटा होता था वो भी इतना यूज नहीं होता था, इतने यूज अमाउंट में नहीं होता था। एंड टाइप ऑफ डेटा था वो भी हमारा जनरली स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता था। बट इफ आई टॉक अबाउट क्लाउड, तो अभी क्लाउड का यूज क्यों आया? क्लाउड का यूज इसलिए आया कि आज की डेट में जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो बहुत ज्यादा हो गया है। प्लस टाइप ऑफ, मतलब वो मिलियंस, बिलियंस, इवन पेटाबाइट्स में हो गया है।
यू नो। तो दैट्स द रीजन वी हैव मूव्ड इनटू द क्लाउड। एंड जो टाइप ऑफ डेटा है वो केवल स्ट्रक्चर नहीं है, सेमी स्ट्रक्चर नहीं है। तो टाइप ऑफ डेटा आपके पास स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, तो हर अमाउंट का, हर टाइप का हमारे पास डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। ओके, तो ये सारी चीजें मैनेज करना ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस में डिफरेंस डिफरेंट था कि हम, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं रहते थे ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउसिंग में, तो कि हम अमाउंट और इतना अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज कर पाए, एंड लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज कर पाए। इतने ऑप्शंस नहीं रहते थे कंपेरिजन टू क्लाउड। सो दैट्स द रीजन क्लाउड पिक्चर में आया कि जो डेटा का साइज है वो अनस्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एंड सॉरी टाइप, एंड अमाउंट ऑफ डेटा भी इंक्रीज हो गया। ओके, मेन रीजन एंड क्लाउड में हमारे पास बेसिकली दे आर डिफरेंट फीचर, सिक्योरिटी के भी अच्छे ऑप्शंस हैं, बेटर ऑप्शंस है कंपेरिजन टू ऑन प्रेमाइसेस, स्केलेबिलिटी के भी बेटर ऑप्शंस हैं। प्लस हमारा जो क्लाउड होता है ये यूज करता है HDFS। HDFS का क्या हुआ, मतलब कि आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब हुआ कि आपका जो डेटा है वो चंक में डिवाइड हो जाता है। लेट्स से आपकी 1000 रो है, अब 1000 रो है वो आपके 10 नोट्स में डिवाइड हो गई। 10 नोट्स, नोड इज नथिंग, नोड इज ए स्मॉल कंप्यूटर। तो अब क्या होगा कि जब आप डेटा को एक्सेस करोगे तो उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो फास्टर होगी। ओके, तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ 1000, बट हमारे पास जब हम रियल टाइम डेटा पे काम करते हैं तो जो डेटा का साइज होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में होता है। सो देयर इज वन इम्पोर्टेंट रीजन कि हमारे पास जो HDFS है, बेसिकली हम जो इसमें डिफरेंट सर्विस यूज करते हैं, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, डेटा लेक स्टोरेज, तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो HDFS के फॉर्मेट में होता है इंटरनली। एंड मैं AWS में बात करूं तो वो S3 के फॉर्मेट में होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ओके, अब तो जनरली इसमें हमारे में क्या रहता था, ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस में हमारे पास होता था ETL। मतलब हम पहले एक्सट्रैक्ट करते थे एंड देन ट्रांसफॉर्म करते थे एंड देन लोड कर देते थे डेटा को। तो एक्सट्रैक्ट करते थे हम अगेन डिफरेंट सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करते थे, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि आप डेटा क्लीनिंग करते थे एंड देन लोड कर देते थे डेटा को। ओके, तो ये हम करते थे ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस में। एंड यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शन, हम ETL भी कर सकते हैं, ELT भी कर सकते हैं। तो ETL यहाँ पे ETL सेम कॉन्सेप्ट रहता है, बट अगेन साइज एंड टाइप ऑफ डेटा की वजह से ये बेटर ऑप्शन है। एंड ELT यहाँ पे इसलिए कर सकते हैं कि हम हर तरह का डेटा पहले लोड कर सकते हैं एंड उसके बाद डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा, डिफरेंट टीम वर्क कर सकती है, डेटा इंजीनियर टीम वर्क कर सकती है, डेटा साइंटिस्ट टीम वर्क कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, एंड फिर ऑन द टॉप ऑफ इट पावर BI या कोई रिपोर्टिंग टूल पे उसकी रिपोर्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हमारा एक्चुअल में जो एज्योर या AWS या गूगल, ये चीजें अभी हैं वो किस प्रोफाइल के लिए, डेटा इंजीनियर के लिए। तो डेटा इंजीनियर का मेन काम क्या होता है कि डेटा को प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। एंड उसके बाद पिक्चर में आते हैं डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, जो डेटा प्रिपेयर हो गया है उस पर रिपोर्टिंग करता है पास्ट के डेटा पे। एंड डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, जो आपका डेटा है उसके उससे वो यूजिंग मशीन लर्निंग और AI मॉडल बनाता है फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने के लिए। तो पहला काम होता है डेटा इंजीनियर का
जो कि आपका डेटा क्वालिटी जो भी होती है, डेटा क्लीनिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एज पर द बिजनेस नीड, उसको क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करके डेटा को प्रिपेयर करनी। ओके, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट कैन वर्क। So this is all about the high level overview of cloud and the difference between on-premises vs cloud. Now let's discuss about the Azure Data Engineer Profile कि Azure Data Engineer Profile जिसमें अभी सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है। बेसिकली डेटा इंजीनियर प्रोफाइल में जिसमें Azure हो, AWS हो, बट कंपेरिजन टू AWS Azure में ज़्यादा ओपनिंग्स है। तो Azure डेटा इंजीनियर में आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें करनी है जॉब के लिए, एंड एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल और दिस बैच मैं क्या क्या कवर करूँगा, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। Let me open another slide. Power BI plus SQL plus ADF. Actually, it is no. I won't say it is a good combination. एक्चुअल में there are two things. यदि आप डेटा एनालिस्ट में जॉब सर्च कर रहे हो तो यू नीड टू लर्न SQL, Excel, Power BI एंड सम आइडिया ऑफ पाइथन। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में जॉब कर सर्च कर रहे हो तो आपको, अगर आप एज्योर कर रहे हो तो आपकी प्रोफाइल में आपको ये चीजें आनी चाहिए: एज्योर डेटा फैक्ट्री, एज्योर डेटा ब्रिक्स एंड एज्योर सिनेप्स। सो एक जो डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल है एज्योर की, जो मोस्टली कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं, आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए। ये होगी आपकी डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल। एंड आप जो प्रोफाइल बोल रहे हो, जो भी था ये साकिब, ओके, तो ये जो प्रोफाइल है ये फुल स्टैक में आएगी, बट अगेन इसमें चांस मिल सकता है, सिंस आपको एज्योर डेटा फैक्ट्री का भी आइडिया है, पावर बीआई का भी आइडिया है, बट जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी या तो प्योर, मोस्टली कंपनीज या तो प्योर डेटा इंजीनियर सर्च करती हैं या प्योर डेटा एनालिस्ट। ओके, नाउ एज्योर डेटा इंजीनियर के लिए आपको डेटा फैक्ट्री, डेटा ब्रिक्स एंड एज्योर स्नैप्स, ये तीनों चीजें आनी चाहिए डेटा एज्योर डेटा इंजीनियरिंग जॉब के लिए। एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम कवर करने वाले हैं एज्योर डेटा फैक्ट्री हैंड्स ऑन। ओके, डेटा ब्रिक्स एंड स्नैप्स का, एज्योर स्नैप्स का ओवरव्यू रहेगा। Now moving into the next slide. So in this slide we are just going to discuss about कि कैसे मॉडर्न डेटा वेयर हाउसिंग में कैसे प्रोसेस होता है डेटा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो ये है जस्ट डेटा लाइफ साइकिल टाइटल। एंड अभी जो डेटा है हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट में आता है। जनरली अगर हम एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज प्रोजेक्ट की बात करें तो डेटा कैन बी कम फ्रॉम CRM, LOB, ग्राफ, image, social networking like Twitter, Instagram, IoT and the different cloud, Excel, CSV। So data के जो sources हो गए वो they are different sources। तो यहाँ पर आपका डेटा जो पहला होगा, आपका मल्टीपल सोर्सेस से डेटा आएगा। अब इसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर भी होगा, कुछ सेमी स्ट्रक्चर भी होगा, कुछ अनस्ट्रक्चर भी होगा। आपको हर तरह का डेटा आपको यहाँ पर मैनेज करना है। ओके, अब एक्चुअल में इंजेस्ट, जो डेटा फैक्ट्री होती है वो क्या करती है, इंजेस्ट करने का टाइम पर काम करती है। इंजेस्ट का क्या मतलब हुआ? इंजेस्ट का मतलब हुआ कि आपको डेटा बेसिकली किसी सोर्स से लेना है एंड उसको कहीं आपको किसी डेस्टिनेशन में पुट करना है, किसी डेस्टिनेशन में डालना है। तो लेट्स से ये आपके सोर्सेस हो गए। अब आपका डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? आपका डेस्टिनेशन ब्लॉब स्टोरेज हो सकता है, ये एक एज्योर की सर्विस है।
यहाँ पे मैंने अभी बताया था HDFS फॉर्मेट में डेटा का बेसिकली जब एक्सेस करते हैं हम, तो HDFS फॉर्मेट में हमें डेटा का ये रिटर्न होता है, सो दैट परफॉर्मेंस फास्ट रहती है। उसके बाद डेटा लेक है, एक स्टोरेज ऑप्शन, एक कॉस्मोस DB है, एक एज्योर SQL, ओके। एंड यह आपका SQL डेटा वेयर हाउस है। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो क्लीन नहीं होता, जस्ट डिफरेंट सोर्स से आया, आपने यहाँ पर ये कर दिया, उसको आपने पॉपुलेट कर दिया, ओके। या तो किसी स्टोरेज में हो सकता है, किसी फाइल्स में डेटा हो, या जिस भी फॉर्मेट में डेटा था आपका डेटा स्टोर हो गया, ओके। तो एज्योर डेटा फैक्ट्री क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। उसके बाद आपका आया एज्योर डेटा ब्रेक्स। तो डेटा ब्रेक्स का होता है मेन काम, जो क्या करता है, आपके डेटा को प्रिपेयर करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। तो एज्योर डेटा ब्रेक्स एक सर्विस है जो कि अपाचे स्पार्क से मिलकर बनी हुई है। अपाचे स्पार्क प्लस डेटा ब्रेक्स प्लस एज्योर, इन तीनों से का कॉम्बिनेशन है एज्योर डेटा ब्रेक्स में। तो एज्योर डेटा ब्रेक्स में बेसिकली यू कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेज लाइक SQL, R, Power BI, सॉरी SQL, R, Python एंड स्काला। तो ये लैंग्वेज आप यूज करके डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो पहले आप क्या करते थे, जैसे SSIS पे करते थे या इन्फॉर्मेटिका पे करते थे, तो वो होता था ग्राफिकल, GUI बेसिस होता था। इस पे आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, तो आपको पाइथन लर्न करनी पड़ेगी या स्काला, या आप SQL से भी कर सकते हो, बट जनरली पाइथन या स्काला से होती है बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, ओके। तो एजोर डेटा ब्रिक्स होता है मेन, यहाँ पे आप अपने डेटा को प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो आपकी डेटा क्वालिटी होती है, या डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ये तो डेटा जो आया वो एज इट इज वो डेटा आ गया, बट आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए उस डेटा को क्लीन करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो वो सारी चीजें आपका करेगी, वो करेगी एजोर डेटा ब्रेक्स। एजोर डेटा ब्रेक्स में आप करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज लैंग्वेज R, पाइथन, स्काला एंड SQL। अब यहाँ पे डेटा फैक्ट्री भी है, ऊपर आप देखोगे। तो डेटा फैक्ट्री एक्चुअली यहाँ पर इसलिए है कि डेटा फैक्ट्री जब V2 आया था वर्जन, तो उसमें एक डेटा फ्लो का ऑप्शन आया था। तो पहले तो हम केवल ऑर्केस्ट्रेशन करते थे एजोर डेटा फैक्ट्री से। ऑर्केस्ट्रेशन इंजस्ट का मतलब हुआ कि हम जस्ट स्टोर करते थे डेटा, बट डेटा फ्लो जब ऐड हुआ एजोर डेटा फैक्ट्री वर्जन 2 में, तो डेटा फ्लो वर्क करता है आपके SSIS की तरह। मतलब आप उसमें भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग कर सकते हो। वो भी एक GUI टूल है, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली है एक तो, और दूसरा आपके पास इतना कस्टमाइजेशन नहीं रहता। कोडिंग के थ्रू आप मतलब कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट डेटा फ्लो के थ्रू आप एक लेवल तक चेंजेस कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर डेटा फैक्ट्री वर्जन 2 भी मेंशन है, क्योंकि इसमें डेटा फ्लो ऐड हो गया है। एंड डेटा फ्लो, अगर कुछ जिन लोगों ने SSIS पे काम किया था वो अवेयर होंगे, तो उसमें इनबिल्ट ऑप्शन है GUI के तरीके, आप सोर्स यूज कर सकते हो डिफरेंट, एंड डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, एंड देन डेटा लोड कर सकते हो, बट अगेन इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए जब आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करते हो, सो यू विल नॉट प्रिफर दिस डेटा फ्लो। आप एज्योर डेटा फैक्ट्री का यूज बस इतना ही करोगे कि आपको डेटा को डंप करना होगा यूजिंग डिफरेंट एक्टिविटी। तो डेटा, यू माइट हैव मल्टीपल फाइल्स, यू माइट हैव सम रिक्वायरमेंट की, अगर इफ एल्स रिक्वायरमेंट या स्विच कंडीशन के, मतलब किसी कंडीशन की बेसिस पे आपको डेटा लोड करना है, या फिर आप जैसे जैसे आप अभी डिफरेंट एक्टिविटीज करोगे तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो एज्योर डेटा फैक्ट्री का यूज इंजेस्ट में होता है, डेटा को स्टोर करने में होता है वन प्लेस से जो भी आपका डेस्टिनेशन है उस प्लेस पर, ओके। एंड डेटा ब्रेक्स का मेन यूज होता है डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपका डेटा एक बार क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके बाद आप एजियो सिक्वल वेयर हाउस में आपका मॉडल बनता है, मतलब डायमेंशन एंड फैक्ट बनती हैं बिजनेस के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। डायमेंशन एंड फैक्ट तैयार होती हैं, फिर
उस मॉडल को आप यूज कर सकते हो एडवांस एनालिटिक्स के लिए, BI प्लस रिपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका मॉडल तैयार हो जाएगा। अब इसको डेटा साइंटिस्ट भी यूज कर सकता है, डेटा एनालिस्ट भी यूज कर सकता है। तो डेटा एनालिस्ट यूज करेगा आपका पास्ट के डेटा की एनालिसिस के लिए, कि लेट से मान के चलो कोई सेल्स का डेटा है, तो कितनी कोई फ्लिपकार्ट या सुपरमार्केट का डेटा है, तो आपका डायमेंशन मॉडल बन गया जिसमें आपकी डिफरेंट डायमेंशन बन गई, एक प्रोडक्ट डायमेंशन बन गई, एक कस्टमर डायमेंशन बन गई, एक ऑर्डर डायमेंशन बन गई, आपकी एक सेल्स फैक्ट टेबल बन गई। तो ये इस तरह का आपका डेटा क्लियर हो गया। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। उसके बाद आपका आप उस डेटा को पावर BI या किसी अदर रिपोर्टिंग टूल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो उस मॉडल। ओके। एंड यहाँ पे एजोर डेटा बेस में आपका डेटा क्लीन हो गया, तो यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट टीम उस पर फर्दर यू नो एज पर द बिजनेस नीड ट्रेंड्स निकाल सकती है। तो ये तो हुआ आपका बेसिकली मॉडर्न डेटा वेयर हाउसिंग का आर्किटेक्चर। तो आपको इसमें जो ये जो SQL डेटा वेयर हाउस है, यहाँ पे आपका एजोर सिनेप्स यूज होगा। एजोर सिनेप्स के कंसेप्ट यूज होंगे कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर हो रहा है, उसका जो आर्किटेक्चर है। क्योंकि अगर हम डेटा वेयर हाउस की बात कर रहे हैं तो उसमें पेटाबाइट्स में डेटा होगा। तो जो सिनेप्स होता है, जब हम सिनेप्स डिस्कस करेंगे सिनेप्स का ओवरव्यू, तब थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। उसका आर्किटेक्चर MPP होता है, मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग, जो कि बेसिकली आपको डेटा रिट्राइव करेगा इन फास्टर मैनर में। तो उस समय हमारा एजोर सिनेप्स का यूज होता है। तो तीनों के डिफरेंट यूज है। एजोर डेटा फैक्ट्री का यूज हो गया ऑर्केस्ट्रेशन पर्पज से, एजोर डेटा ब्रिक्स का यूज हो गया डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन पर्पज से, एज सिनेप्स का यूज हो गया आपका डेटा को स्टोर करने में, डेटा को बेसिकली आप रिट्राइव करो फास्टर मैनर। अब अगर हम बात करें प्री रिक्विजिट क्या होगा इस कोर्स के लिए, अगर आप अटेंड कर रहे हो, तो अगर आपको बेसिक SQL नॉलेज हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये होना ही होना चाहिए, तो वो बेनिफिशियल है। ETL नॉलेज हो एंड क्लाउड फंडामेंटल्स अगर बेसिक, तो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किए थे। अगर आप गो थ्रू करोगे क्लास की रिकॉर्डिंग को तो आपको दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। एंड कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इस क्लास को करने के लिए, सिंस डेटा फैक्ट्री में हम कोई कोडिंग यूज नहीं करने वाले। एंड एज्योर अकाउंट अगर आपका होगा तो आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये जो है सारी चीजें, ये प्री रिक्विजिट है एज ए पार्ट ऑफ दिस क्लास। तो यस, अगर आपको SSIS का नॉलेज है या इन्फॉर्मेट का या किसी अदर ETL टूल का, तो यस वी कैन से। ओके। एज्योर अकाउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एज्योर अकाउंट होगा तो अभी हम जब से भी आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास से प्रैक्टिकल चीजें करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो अगर आज आप नहीं कर पाए हो किसी भी रीजन से, या वीडियो को गो थ्रू नहीं कर पाए हो, या फिर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाए, तो मेक श्योर कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें सबसे पहले। ओके। अब नाउ एजोर डेटा फैक्ट्री क्या है, तो आई थिंक आज के लिए सिंस या सिद्धा ये फ्री है, आप वीडियो को गो थ्रू कर लेना, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। तो आई गेस सिंस टुडे इज द फर्स्ट सेशन, तो आई थिंक क्लाउड ओवरव्यू एंड दिस डिफरेंस which we have just discussed is fine. Since Azure Data Factory हम शुरू से एक टॉपिक न्यू कवर कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो बेटर होगा, सो दैट आपके लिए ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। Frequency of class I already mentioned, Tuesday and Thursday. Yes, Siddha, you can ask your question now. You guys can ask. सर अभी आपने बताया कि ADF में मॉडलिंग और वो सब होता है, और फिर उसके बाद पावर BI में हम जाके वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा डेटा का है, मतलब मॉडलिंग तो हम पावर BI में भी कर सकते हैं, राइट?
नहीं, एडीएफ में मॉडलिंग नहीं बताया मैंने। एडीएफ में तो हम इंजेस्ट कर सकते हैं डेटा को। सर ये मतलब उसका मतलब नहीं समझ में आया, मॉडल एंड सर्व का। मॉडल एंड सर्व का मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटा है वो आपका एक डेटा वेयर हाउसिंग में कंसेप्ट होता है कि डायमेंशन एंड फैक्ट। तो आप जब डेटा क्लीन कर लोगे, ट्रांसफॉर्म कर लोगे, तो आपका एक डायमेंशन फैक्ट में डेटा स्टोर होगा। तो उस डायमेंशन फैक्ट की आप मॉडलिंग कर सकते हो अपने पावर बीआई या अदर रिपोर्टिंग टूल। सर ये कौन से बेसिस पे मतलब होता है कि डायमेंशन में ये आएगा और फैक्ट में ये आएगा? एक्चुअली डायमेंशन में आपकी बिजनेस कैलकुलेशन आती है। लेट से आपका पूरा एक डेटा है सेल्स का, तो उसमें जो आपकी डायमेंशन होगी उसमें आपकी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आएगी। तो लेट से अगर आपका एक एग्जांपल लें, हम सेल्स का डेटा है तो उसमें आपका कस्टमर भी होगा, ऑर्डर भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। तो इनकी जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होगी, बिजनेस इंफॉर्मेशन होगी, लेट से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, या प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। तो इस तरह के डेटा की तो डायमेंशन बनती है एट अ हाई लेवल। एंड जो फैक्ट टेबल होती है उसमें आपकी मेजर वैल्यू आती है। लेट से सेल्स आ गया, कॉस्ट आ गई, या जो भी अदर मेजर्स वैल्यू है। और फिर हमारा डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल का विद द हेल्प ऑफ जॉइन हम दोनों का रिलेशन बनाते हैं। तो जो भी आपकी फैक्ट टेबल होगी उसमें जो भी आपकी ये कस्टमर, ऑर्डर और प्रोडक्ट, ये जो टेबल थी, इनकी प्राइमरी की उसमें एज एन फॉरेन की होगी लिंक करने के लिए दोनों। तो एक्चुअल में जब आप डेटा क्लीन कर लोगे, ट्रांसफॉर्म कर लोगे, तो आपका जो एट लास्ट स्टेज होती है वो डायमेंशन फैक्ट होती है। तो वो आप डायमेंशन फैक्ट के फॉर्म में यहाँ पे एज्योर एसक्यूएल वेयर हाउस में आप डेटा को स्टोर करोगे। मॉडलिंग नहीं करोगे आप यहाँ पे। मॉडल एंड सर्व का मतलब हुआ कि आप उसके लिए प्रिपेयर कर दोगे डेटा को डायमेंशन एंड फैक्ट बना के। उसके बाद आप पावर बीआई में मॉडलिंग कर सकते हो, या और भी कोई टूल है तो। एंड देन फर्दर आप यूज कर सकते हो बीआई प्लस रिपोर्टिंग के लिए। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं शेयर करूंगा अपने चैनल पे, आपको ग्रुप की लिंक से चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा, सो दैट आप गो थ्रू कर सकते हो इस रिकॉर्डिंग को। यस, रिपोर्ट रेडी, डेटा रिपोर्ट के लिए रेडी है। एंड उसके बाद भी आप रिपोर्ट में भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप पावर बीआई यूज कर रहे हो तो आप कुछ कस्टम कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ डेक्स। Any other question, guys? If no, then let's meet on Thursday, guys, on 29. I'll share the recording. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thanks for joining. Yes, we are going to cover Azure pipelines. हम practically cover करेंगे, practically देखेंगे how pipeline works. Okay, guys, thanks.